आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए ट्रैवल सीरीज़ में। एक नई ट्रिप शुरू हो रही है। इस ट्रिप में मैं कवर करने वाला हूँ 2 कंट्रीज़। पहली कंट्री थंबनेल पे दिख गई, दूसरी कंट्री को थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं ना, बाद में बताता हूँ। ये अभी तक जितनी बार भी मैंने एयरलाइंस में चेक इन किया है, अज़रबैजान एयरलाइन का जो चेक इन था स्मूथेस्ट था। कोई भी आदमी नहीं था मेरे आगे। हालांकि मैं 3 घंटे पहले पहुंच गया, शायद इसलिए लाइन नहीं है। लेकिन कुछ नहीं पूछा, आने की टिकट भी नहीं पूछा, होटल वोटल भी नहीं देखा, सिर्फ जाने का टिकट देखा और वीज़ा देखा। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि विंडो सीट दे दिया। अगर मैं पहले से प्री बुक करता तो लग रहे थे $19, थैंक्स टू द चेक इन पर्सन। वैसे मेरा इरादा नहीं था कि इस बार T2 गेट लाउंज में जाऊँ, टाइम व्यतीत करूँ, लेकिन यहाँ अदानी का नया लाउंज खुला है। इंडिकेटर्स दिखे, बोर्ड्स दिखे, तो मैंने सोचा एक बार चल के देखता हूँ कैसा है। यहाँ जाने का तरीका ये है कि या तो आप लाइन में लग जाइए या QR कोड स्कैन कीजिए और पहले से स्कैन करके आप अपने कार्ड्स वगैरह चेक करके एक्सप्रेस एंट्री कर सकते हैं। पहले जो T2 के इंटरनेशनल टर्मिनल पे जो लाउंज था बहुत बकवास था, बहुत ही क्रैम था। ये काफ़ी बड़ा है। जो पुराना लाउंज था उसका कम से कम 3 गुना कैपेसिटी होगा, सीटिंग कैपेसिटी, और काफ़ी अच्छे लाउंज चेयर्स लगा रखे हैं जिसमें मैं बैठा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसा लाउंज मुंबई डिज़र्व करता है ये लाउंज वैसा ही है, बहुत मैसिव। मैं तो घर से खाना खा के आया, कुछ खा नहीं सकता। बहुत स्प्रेड, बहुत बड़ा, एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक सारे बेवरेजेस, बियर के लिए लाइन लगी हुई है। मैंने ले लिया स्प्राइट। बहुत बहुत इम्प्रेसिव है ये। अगर आप T2 आ रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ तो अदानी का लाउंज देख सकते हैं। इट्स गुड। तो आज मैं जा रहा हूँ रूस यानी रशिया की राजधानी मॉस्को। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, पहले इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ फिर बाकी बातें बाद में बताऊँगा। अगस्त में एटलीस्ट करके एक वीज़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे कुछ डील आई थी कि ₹1 में वीज़ा दे रहे थे। मैंने सोचा ट्राई करके देखते क्या नुकसान है, और कुछ ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करा है। मैंने सोचा कौन सी कंट्री के लिए करूँ, स्क्रॉल कर रहा था कौन सी कंट्री करनी है। मैंने चूज़ किया रशिया। रशिया में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सिर्फ 2 चीज़ें मांगी, एक तो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और दूसरी मेरी एक सेल्फ़ी। दोनों मैंने करके छोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि कुछ होगा, नहीं होगा, नहीं पता था। फिर उन्होंने डेट कमिट किया था कि 17 सितंबर से पहले पहले वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो एटलीस्ट एक्चुअली मैं वीज़ा अप्लाई करके भूल गया था कि मैंने वीज़ा भी अप्लाई किया है। ₹1 खर्चा हुआ था। सोचा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरी कंट्री का प्लान कर लिया था। जिस कंट्री का ट्रिप प्लान किया था वही कंट्री होने वाली सेकंड कंट्री। और उस डेस्टिनेशन को सीरीज़ में आगे रिवील करूँगा। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि 16 सितंबर को मेरे पास रशिया का वीज़ा आ गया। उसके बाद जो सिचुएशन चल रही है आपको पता ही है, काफ़ी आशंकाएँ थी। आशंकाओं का क्या होता है मॉस्को जाके पता लगेगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि चलते हैं रसिया, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा एक्चुअली देखा जाएगा, वीडियो में आगे चल के बताऊँगा कि मॉस्को में क्या होता है। बाकी जो एयरलाइन मैंने चूज़ की अज़रबैजान एयरलाइन है। यहाँ से बाकू 5 घंटे में पहुँचाती है। बाकू में 3 घंटे के लगभग, फिर 3.25 घंटे की फ़्लाइट है मॉस्को के लिए। तो ये अज़रबैजान एयरलाइन जो है सपोजिटली फुल सर्विस कैरियर है, यानी कि खाना पीना, दारू शारू, कंबल शंबल, तकिया शकिया सब कुछ देंगे। तो सर्विस दिखाऊंगा आगे चल के कैसा है, बाकू का एयरपोर्ट कैसा है, ट्रांजिट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। फ़्लाइट मुझे पड़ी ₹21,000 की, 15 दिन पहले ही कराई। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ से मॉस्को जाने के फ़िलहाल। डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली से। इसके अलावा फ़्लाइट्स ले सकते हैं मिडिल ईस्ट से, यानी कि अबू धाबी से, दुबई से, आई थिंक कायरो से। ये सारे तरीके हैं। जैसे आप मुंबई से जा सकते हैं, दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं तो डायरेक्ट एयरोफ्लोट की फ़्लाइट अभी भी है। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने ट्रिप पे चेक किया था, ट्रिप पे सारी की सारी फ़्लाइट्स दिख रही थी। मैंने बुक भी किया है ट्रिप से। आगे आपको फ़्लाइट बुक करनी हो उसका लिंक दे दूँगा। ट्रिप अगर यूज़ करना चाहें तो उस लिंक को यूज़ करके आप फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं। मेरा रशिया का वीज़ा तो बन गया था सिर्फ ₹1 में एटलीस्ट की वजह से। अभी रशिया ने लास्ट ईयर से ई-वीज़ा शुरू किया इंडियन टूरिस्ट के लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना के डालूँ तो कमेंट में बताइएगा। 4 से 5 दिन लगते हैं शायद, और ख़र्चा होता है लगभग ₹5,000 का। एज़ यूजुअल जो सिक्योरिटी थी काफ़ी स्मूथ, मेरे आगे कोई भी नहीं था। सरप्राइजिंगली आज कुछ लग अच्छा चल रहा था। और इमिग्रेशन में मैं मैनुअल काउंटर पे नहीं जाता हूँ। पिछले 2 वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, FTI TTP यूज़ करता हूँ, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। बोर्डिंग पास स्कैन कीजिए, पासपोर्ट स्कैन कीजिए, बायोमेट्रिक स्कैन कीजिए एंड थ्रू।
FTITTP बहुत अच्छा है, आज तक नहीं रजिस्टर किया तो रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैं लिंक कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये है अज़रबैजान की राजधानी बाकू का हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको बैगेज लेना तो पीछे जाइए, वीज़ा लेना तो उधर जाइए। वीज़ा ऑन अराइवल, हमारे लिए तो ई वीज़ा होता है अगर, लेकिन ज़्यादातर लोग बैगेज रिक्लेम की जगह पे जा रहे हैं ट्रांसफ़र की तरफ। तो बाकू आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम लगी मुझे इस फ्लाइट से, स्पेशली जिससे मैं आया। उधर है ट्रांसफ़र, चलते हैं ट्रांसफ़र करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रांसफ़र करके मैं आ गया डिपार्चर एरिया में। यहाँ सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी, बैग में से कुछ भी निकालने के लिए बोला, सिर्फ जो शरीर के ऊपर है वो निकाल के रख दीजिए, पर्स, मोबाइल, घड़ी, वॉलेट, बाकी बैग में से कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लगता है, आप रियलाइज़ करोगे जब आपको लैपटॉप और कैमरा की ढेर सारा सामान ना निकालना पड़े। तो एयरपोर्ट तो भाई काफ़ी स्वैंकी लग रहा है, काफ़ी बड़ा। फिर से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, बाहर से आ रहे ना, फिर जाने देंगे डिपार्चर एरिया में। पीछे डॉक्यूमेंट चेक का एरिया, जहाँ पे पासपोर्ट, आपका आने वाला बोर्डिंग पास, जाने वाला बोर्डिंग पास, वीज़ा चेक होता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है डिपार्चर। काफ़ी स्वैंकी का। अब मैं आपको अपनी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। अज़रबैजान एयरलाइन से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी। सीट्स कंफर्टेबल नहीं थे, लेग स्पेस नहीं था, पिलो, ब्लैंकेट, डेंटल किट मैंने मांगा, नहीं था इनके पास। इंफोटेनमेंट सिर्फ आप मोबाइल स्क्रीन पे स्ट्रीम कर सकते, वो भी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन थे। और खाना पीना ओकेश था। 4 बजे सर्व किया गया कुछ तो, सब्जी थी, कोफ्ता टाइप की बना रखी थी, ग्रेवी वाली सब्जी थी, ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स, ठीक था, मतलब बुरा नहीं था वो। ओवरऑल कम मज़ा आया थोड़ा। अगली फ़्लाइट देखता हूँ कैसी है यहाँ से मॉस्को की। मुंबई से बाकू तो इट वाज वे बिलो ओके। पंक्चुअलिटी की बात करें तो 10-15 मिनट लेट ही यहाँ पे अराइवल हुआ। वहाँ से डिपार्चर हालांकि 45 मिनट लेट था। एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट ले लीजिएगा अगर आप मेरी तरह लंबे 6 फीट से ज़्यादा, अदरवाइज़ नॉर्मल सीट में थोड़ी तकलीफ होगी। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था ना, स्वैंकी है, एक्चुअली बहुत स्वैंकी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरपोर्ट जितने मैंने देखे हैं, चंगी है या अबू धाबी का एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास, वेरी गुड। रिलैक्स करने के लिए काफ़ी सारे लाउंजर, सोफ़ा विद चार्जिंग फैसिलिटी इन्होंने लगा रखे हैं। तो अगर आपको 3-4 घंटा रिलैक्स करना है, पैर फैलाना है, तो आराम से कर सकते हैं इस एयरपोर्ट पे। दिन की शुरुआत के लिए कॉफ़ी से बेहतर क्या हो सकता है। कोस्टा कॉफ़ी में 8.5 मनत यहाँ की करेंसी, यानी कि बाकू की करेंसी है मनत, 53 रुपये एक मनत का वैल्यू। ये था स्मॉलेस्ट कप, वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ डिपार्चर हॉल में जितनी भी चेयर्स हैं, ऑलमोस्ट हर 2 के बीच में एक चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। कुछ चार्जिंग पोर्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे आप USB A to C कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ पोर्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे रेगुलर अपने 2 पिन वाले जो चार्जर होते हैं वो भी लग जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह पे जो यूरोप का 2 पिन वाला होता है ना, गोल वाला, वो लगाना पड़ेगा। तो आप अपने साथ ट्रैवल एडाप्टर ज़रूर कैरी कीजिए अगर आप अज़रबैजान, रशिया या यूरोप के किसी और शहर में जा रहे हैं। तो ट्रैवल एडाप्टर मैं कौन सा यूज़ करता हूँ उसका लिंक डाल दूँगा। मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस आज तक अच्छा रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकू की घड़ियाँ इंडिया की घड़ी से 1.5 घंटे पीछे है, और मॉस्को की घड़ी बाकू की घड़ी से 1 घंटे पीछे। यहाँ के लोकल टाइम 8:55 की फ़्लाइट है बाकू से मॉस्को के लिए, जो वहाँ पहुँचाती है 11:05 लोकल टाइम पे। उस समय बज रहा हुआ इंडिया में 1:30। मुंबई से बाकू का अज़रबैजान एयरलाइन का एक्सपीरियंस बहुत ही बिलो एवरेज रहा। अभी इस वाली फ़्लाइट में बैठ के देखते हैं, ये भी एयरबस 320 है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। नैरो बॉडी जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें लेग रूम और स्पेस, सीटिंग कंफर्ट कम ही होता है वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के मुकाबले, जैसे A350 हुआ या बोइंग का ड्रीम लाइनर हुआ। फ़्लाइट रुकते ही खड़े हो जाने की जो आदत है, सिर्फ हिंदुस्तानियों में नहीं,
यहाँ पर भी थी। सारे लोग जैसे फ़्लाइट रुकी फटाफट खड़े हो गए। स्वागत है आपका रशिया की राजधानी मॉस्को के नुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और चल रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए। और मॉस्को में हमारा स्वागत हुआ है ग्लूमी, रेनी, क्लाउडी वेदर के साथ। अगले 5 दिन का प्रेडिक्शन ऐसा ही है। देखता हूँ कि कितना घूम पाऊँगा और आपको कितना दिखा पाऊँगा रशिया। इस वाली फ़्लाइट को मैं एक नॉच नीचे ही बोलूँगा जो मुंबई से बाकू वाली थी। एयरक्राफ्ट A320 था, लेग रूम और कम, और मैंने विंडो सीट सेलेक्ट की थी, लेकिन एक लेडी इन्फेंट के साथ बैठी थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं ज़्यादा बहस नहीं कर पाया, तो विंडो सीट हाथ से निकल गई। और खाने में वही मिला जो एग्जैक्टली सेम ट्रे था, सेम किचन में बना हुआ। तो बिलो एवरेज में बोलूँगा, अगर आपको मॉस्को आना है और पैसा खर्चा कर सकते हैं तो जो मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट्स हैं, सऊदी की, एमिरेट्स की, एतिहाद की, शायद कतर की भी, वो लेके आइएगा। अज़रबैजान एयरलाइन छोड़ दीजिए। और मॉस्को सिटी को सर्व करने के लिए शायद 4 या 5 एयरपोर्ट है। ये वाला एयरपोर्ट सबसे पुराना है। और कौन कौन से एयरपोर्ट है मैं स्क्रीन पे लिख दूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी टाइम हो चला इमिग्रेशन का। कैमरा, माइक सब बंद करता हूँ, इमिग्रेशन हो जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। रशियन इमिग्रेशन क्रॉस करके ऐसा लग रहा है कोई जंग जीत ली हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि आशंका बहुत सारी है जाने से पहले। सबसे बड़ी आशंका यही थी कि यहाँ पे इमिग्रेशन से बहुत सारे लोगों को वापस भेजा जा रहा था, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। मुझसे कुछ नहीं पूछा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, सिर्फ पूछा टूरिस्ट हो, पासपोर्ट को ढंग से पढ़ा और बोर्डिंग पास देखा और अपने कंप्यूटर में कुछ देखती रही, बायोमेट्रिक लिया और बस वेलकम टू रशिया। तो जो 4 आशंकाएँ थी उसमें से एक आशंका दूर हो गई। अब बाकी की आशंकाएँ मैं बताता हूँ। एक आशंका तो जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आपको पता ही क्या चल रहा है, वो आशंका कहाँ तक दूर होती है वो 5 दिन के ट्रिप के बाद पता चलेगा। उसके बाद आशंका है सैंक्शंस की वजह से यहाँ पे वीज़ा, मास्टर कार्ड फॉरेन बैंक्स का नहीं चलता है, तो यहाँ पेमेंट के तरीके थोड़े से बदल गए हैं। दूसरा, सिम कार्ड और डेटा में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसका समाधान क्या है? यानी कि पेमेंट, टैक्सी, मेट्रो और सिम कार्ड, डेटा, सारे सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। थैंकफुली मेरे आने के साथ साथ मेरा बैग भी आ गया। अब निकल सकते हैं बाहर और पता करते हैं ज़रूरी चीज़ें। ये पीछे करेंसी एक्सचेंज काउंटर है। हमेशा बोला जाता है ना कि एयरपोर्ट पे मत कीजिएगा, बहुत ख़राब रेट है। एक US डॉलर के 71 रूबल दे रहे हैं। बाय द वे यहाँ की करेंसी रूबल, और ऑनलाइन आज की डेट में रेट चल रहा है कुछ 81 रुपये के आसपास। 10 रुपये का चोट सीधे सीधे, पर मजबूरी है, रूबल चाहिए, तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, फॉरेन कार्ड्स नहीं चल रहे हैं ना, तो आप यहाँ विड्रॉ कर पाएंगे, ना ही फॉरेन क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाएंगे। मैं अपने साथ US डॉलर लेके आया हूँ, उसको कन्वर्ट कराऊँगा। कन्वर्ट यहाँ से तो बहुत ख़राब रेट है, बाहर चल के देखता हूँ बाहर कैसा रेट मिल रहा है। या तो आप कैश में पे कर सकते हैं या लोकल बैंक से मीर कार्ड होता है, जैसे इंडिया में अपना रुपए कार्ड है, उसी तरह से यहाँ पे मीर कार्ड है। मीर कार्ड आप बैंक से ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। 3 से 5 के बीच में होटल पे डिलीवर करने आने वाले हैं। लेट्स सी वो मिल जाएगा तो उसके बारे में आगे बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल रेट्स एयरपोर्ट पर बहुत ख़राब है। ये भाई साहब MTS वाले, इन्होंने सिम कार्ड भी दिया मुझे, 2300 का था, 2200 में दिया। रशिया में सिम कार्ड भी बहुत महंगा हो गया क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर लिया है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए हैं। आप बाहर से आएंगे तो 24 घंटे तक आपका ना SMS चलेगा, ना डेटा चलेगा, चाहे eSIM हो या आपका इंटरनेशनल रोमिंग हो। तो बेटर है कि आप यहाँ आके सिम कार्ड खरीदो, थोड़ा पैसा लगेगा, 2500 रुपये में डेटा है और कॉलिंग है। एक आपको नंबर मिलता है, अगर आपको लोकल रशियन नंबर की ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ के लिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही काउंटर है, इन्होंने 74 का रेट दिया। बाकी सारे जो करेंसी एक्सचेंज के ऑफिशियल काउंटर्स थे उन लोगों ने मुझे बोला 71, 72 इसके ऊपर नहीं देंगे। तो ये अच्छे आदमी हैं, मजबूरी में यहाँ से आप खरीद सकते रूबल। बाकी शहर जाके बताऊँगा कि वहाँ कितने का मिल रहा है। मैं मिस कर गया, एक 2000 का प्लान भी था, वो चीपर है, लेकिन उसमें सिर्फ डेटा है। इसमें अनलिमिटेड डेटा है, उसमें 60 GB भी बहुत होता है 5-6 दिन के लिए, पर ये अनलिमिटेड डेटा है। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, 50 मिनट की कॉलिंग इंक्लूडेड है। SMS आएगा जाएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो 300 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे, मैंने रिक्वेस्ट की तो 200 एक्स्ट्रा लगे, तो मैंने ये वाला सिम लिया। आप भी मॉस्को आइएगा तो नंबर वाला ऑप्शन चुनिएगा, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगा आपको बताता रहूँगा। बाकी इनके बगल में एक दूसरा करेंसी एक्सचेंज का काउंटर है, ये दे रहे हैं सिर्फ 72 रूबल, इन्होंने दिया 74, 74। यहाँ पे ऊबर नहीं चलता, यहाँ चलता है यांडेक्स को, और 30 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है और दिखा रहा है लगभग 2000 रूबल। काफ़ी महंगा है। मैंने मेट्रो करके जा सकते हैं, 2-3 जगह बदलना पड़ेगा, जहाँ मुझे जाना उसके लिए। एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उससे जा सकते हैं। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे
आप कीव्सकी पहुंच जाएंगे, वहाँ से मेट्रो से कनेक्टिविटी है, शहर के अलग अलग कोने में पहुंच सकते हैं। टैक्सी से जाना चाहें, 2-3 लोग हैं तो टैक्सी चाहिए, बेटर पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा। मैं अकेले ही हूँ, एक ही बैग है, तो 2000 देने का फ़ायदा नहीं दिख रहा। चलते हैं मेट्रो से। तो बेसिकली यहीं से सारे ऑप्शन है पब्लिक ट्रांजिट के, मेट्रो, बस और एक्सप्रेस ट्रेन जो मैं अभी बता रहा था। अगर आपको इन तीनों मीडियम में से कुछ भी चूज़ करना तो यहाँ से आ सकते हैं। और टैक्सी लेनी है तो बाहर पिलर के नंबर है, पिलर के नंबर पे आप अपनी टैक्सी बुलाइए, बैठिए और अपने होटल या एयरबीएनबी जहाँ भी बुक कर रखा है वहाँ चले जाइए। मैं चाइना में जाके अचंभित हो गया था कि बड़ा एडवांस है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न सा है। ये सबसे पुराना एयरपोर्ट है, ये भी कम मॉडर्न नहीं लग रहा है। एयरपोर्ट के अंदर से मेट्रो, एक्सप्रेस सब जगह जा सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, और मेट्रो लेना है तो सीधे। एक्सप्रेस ट्रेन का किराया मैंने पता किया था कुछ 650 रूबल है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। बदलना उसमें भी पड़ेगा, बदलना मेट्रो में भी पड़ेगा। मेट्रो काफ़ी सस्ता है। कुछ ऐसे ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स लगे हुए हैं जिसमें आप टिकट्स खरीद सकते हैं। अब इसमें रशियन में लिखा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रांसलेशन, 1 और 3 डेज़ 375 रूबल से 720 रूबल के बीच में, और 2 ट्रिप के लिए 160 रूबल है, 1 ट्रिप के लिए 80 रूबल है। तो मैं ये 3 दिन वाला ले सकता हूँ, क्या बोलते हैं? अब इसमें सिंपल दिख रहा है, ये 1 दिन का है, एक 3 दिन का है। मैंने 3 दिन पे इसको टिक किया। मैंने जो चेंज करा लिया, 1000 का नोट है मेरे पास, ये 320 वाला मैंने सेलेक्ट किया। हाउ टू सेलेक्ट, एक्सक्यूज मी? कैश? लोग सुपर हेल्पफुल है यार। यहाँ 3-4 महिलाएं थी, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आ रही थी, मैंने उनसे सहायता ली, क्योंकि यहाँ पे 500 से बड़ी नोट नहीं ले जाता ये मशीन। 720 का कार्ड है, ये वाला कार्ड मैंने बनवाया, ट्रॉय का नहीं बनवाया। ये 3 दिन चलेगा और सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलेगा अक्रॉस मॉस्को। तो सस्ती डील लगी मुझे, इसलिए मैंने ये वाला कार्ड लिया। संभाल के रखना होगा। 720 रूबल यानी लगभग होता है 800 रुपये, पर सस्ता ही एक तरीके से देखा जाए तो। वसूल लूँगा इसको पूरा। ये क्या आपको कम एडवांस लग रहा है? ये देखिए, यहाँ टाइप किया, खुल गया। और अगर आप फेस भी अपना लगा के रखें तो फेस से भी खुल जाता है। एक तो है पार्क पो बेरी जहाँ मुझे जाना है, और ट्रेन आने वाली है, इनफैक्ट आ भी गई। स्टेशन देखा ना आप? थैंक यू सो मच वंस अगेन। धन्यवाद। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि यहाँ पे गूगल के ऐप्स ढंग से नहीं चलते हैं। यहाँ का गूगल है यांडेक्स। यांडेक्स गो टैक्सी का ऐप है, फूड डिलीवरी का ऐप है, खरीद भी सकते सामान वहाँ से। प्लस इसके अलावा यांडेक्स का एक मेट्रो ऐप है जो ऑफलाइन भी चलता है, और दूसरा यांडेक्स मैप्स है जो ऑनलाइन काम करता है। मैंने मेट्रो ली, इसमें लग रहा है 1.25 घंटे के आसपास। अगर मैं रोड से आता तो टाइम लगता है 50 से 60 मिनट के बीच में, तो इसलिए मेरा सोचा मेट्रो से चला जाए। उसमें लग रहा था 2000, इसमें लगा 720 रूबल 3 दिन की यात्रा के लिए। मैंने बढ़िया डील। दो चीज़ें मैंने नोटिस की यहाँ पे अभी तक मॉस्को के अंदर, कि सारे के सारे स्टेशंस बहुत सुंदर बनाए गए हैं और एक दूसरे से बहुत अलग। रास्ते में कुछ 8-9 स्टेशन पड़े हुए, सारे अलग। और ये पहला इंटरचेंज स्टेशन है जिसका नाम मिचूरिंस्की प्रॉस्पेक्ट। हमें लेनी है लाइन 11 जिसके लिए जाना है बहुत ऊपर। यहाँ पे बेसिकली आपको राइट साइड में खड़े होना, ताकि अगर किसी को चल के जाना है एस्केलेटर के ऊपर तो वो जा सके। भीगा भीगा ठंडा ठंडा वेलकम हुआ है मॉस्को में। दोपहर में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं भैया। ऐसा नहीं है कि दोपहर में लोग नहीं जाते हैं। एस्केलेटर के साथ साथ लिफ्ट भी एक ऑप्शन है जिससे आप स्टेशन पे आ सकते हैं। और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बड़ी सही है। नॉन पीक आवर है, फ्राइडे का दोपहर है, और हर 2 मिनट पे है लगभग एक ट्रेन। ये देखिए गाइस
कितने नीचे प्लेटफॉर्म है ये, देख रहे हैं। हमें जाना है यहाँ से इस वाले स्टेशन पे। ये थोड़ी नई डिज़ाइन की ट्रेन है, बड़े बड़े ग्लास विंडो, डिजिटल डिस्प्ले पे पूरा दिखा रहा है कि कौन सा स्टेशन कितने दिन बाद होगा। मेरा स्टेशन आएगा 12 मिनट के बाद। सही है इनका डिस्प्ले का सिस्टम, मज़ेदार है। Станция Шафовская. Переход на станцию Севастопольская. ये है इंटरचेंज स्टेशन नंबर 2, कखोवस्काया, मस्काया व्हाटएवर। यहाँ से लेना है हमें लाइन नंबर 9 और पहुँच जाएंगे होटल के बहुत 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 करीब। यहाँ पे एस्केलेटर या लिफ्ट नहीं है, पुराना स्टेशन है ये, आपको सीढ़ियाँ उतरना ही पड़ेंगी बैग को लेके। वो थोड़ा पुराने ज़माने का स्टेशन है, ये पुराने ज़माने के ट्रेन। तो रास्ता समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सामने से मेट्रो निकल गई, अदरवाइज मिल जाती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-2 मिनट में मेट्रो आ जाती है। ऐप में ये भी लिखा है कि कौन सी कार लेनी है, मतलब कौन सा डिब्बे में बैठना है। इसमें बताया इसने टेक द फर्स्ट कार, तो ट्रेन इधर जा रही तो फर्स्ट कार इधर होगी। यहाँ मेट्रो सिस्टम में एग्जिट पे आपको कार्ड टाइप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एंट्री पे कार्ड टाइप कीजिए, दैट्स मोर देन एनफ। मैं मेट्रो सिस्टम से बाहर आ गया, यहाँ से ली ट्रैम, 5 मिनट की ट्रैम राइड है, पहुँच जाऊँगा मैं अपने होटल। यहाँ पे काफ़ी सारे कैप्स मिल रहे हैं, शॉल्स, ग्लव्स, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है 9 डिग्री और बहुत तेज़ हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश, ड्रिजलिंग, जहाँ जाता हूँ वहाँ बारिश आ जाती है, क्या ही बोला जाए। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में शहर बड़ा अच्छा लग रहा है। पीछे है मेट्रो, बाहर आ गया रोड पे, यहाँ से मिलेगी ट्रैम तो पहुँचाएगी होटल। ये आगे मेरी ट्रैम 47 नंबर की। तो जैसा मैं बोल रहा था कि सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मोड ट्रैम में भी सफ़र कर सकते हैं, सेम 3 दिन वाले पास में, अलग से टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी अफोर्डेबल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। लगभग 1.25 घंटे की ट्रैवल करके 1 घंटे के आसपास तो वैसे भी लगना था टैक्सी में भी। मेट्रो, ट्रैम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा मजे लिया और पहुँच गया अपने होटल। पीछे ट्रैम स्टॉप और ये है होटल, अजीमुथ सिटी होटल तुल्स्काया। चलिए चेक इन करते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग बनाया है, इधर से दरवाज़ा तो पर बंद है, तो बिल्डिंग के साइड से घूम के जाना पड़ेगा पीछे की तरफ होटल के रिसेप्शन के लिए। एरिया अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है आप लोगों को? बारिश नहीं होती, धूप होती तो और अच्छा लगता, बट ये भी बुरा तो नहीं लग रहा है कम से कम। तो ये है मेरा आशियाना 3 दिनों के लिए मॉस्को शहर में। छोटा सा क्यूट सा कोजी सा रूम है, 4 स्टार होटल है, बाहर बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने, और पैसे ठीक ठाक लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिए। मॉस्को में जब मैं देख रहा था प्राइसेज यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं, चाइना से आए हो तो दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई होटल्स को लेके। लेकिन यूरोप में होने के बावजूद भी 4000 से कम प्राइस है पर नाइट, आई थिंक 3800 के आसपास था, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं, बुफे ब्रेकफास्ट देते भी नहीं है, आला काट नीचे जाके आप रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। कमरा छोटा सा फंक्शनल है। एक चीज़ अच्छा है कि जो कमोड है वो शावर से अलग है, तो 2 अलग अलग लोग भी एक साथ बाथरूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, प्लस पॉइंट है। और ये बुक आज की डेट में बुकिंग पे, अगोडा पे, मेक माई ट्रिप पे, ये सब पे नहीं मिलेगा आपको। एक रशिया की साइट है जिन्होंने अपना बेस कहीं और बना रखा है, यूरोप में, शायद नीदरलैंड्स में, जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल कार्ड्स यूज़ करके उसको बुक कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है ज़ेन होटल्स, उसका लिंक मैं डाल दूँगा बुकिंग का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप रशिया आ रहे हैं, रशिया में कहीं भी घूमने जाने वाले हैं, तो उस लिंक को यूज़ करके ज़ेन होटल्स के आप रशिया में कहीं पे भी होटल बुक कर सकते हैं। और ये वाला होटल बुक करना चाहें तो ऑफकोर्स इसका लिंक मैं दे ही रहा हूँ। प्राइस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ से सिटी सेंटर यानी कि रेड स्क्वायर सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे, तो ओवरऑल मैं डिसेंट लोकेशन बोलूँगा, डिसेंट पैकेज बोलूँगा। डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप मॉस्को घूमने आने वाले हैं। रशिया तो मैं पहुंच गया,
लेकिन असली एडवेंचर अब शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ एक लोकल रशियन बैंक अकाउंट खोलने का, और आपको बताऊँगा कि कैसे खुलता है वो अकाउंट और यहाँ पेमेंट आज की डेट में कितने ट्रिकी हैं। तो रशिया सीरीज़ का अगला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि रशिया का असली एक्सपीरियंस अब शुरू होने वाला है।